अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, हुकूमत के हवाले से अगर बात करें तो उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात के हवाले से मौक़िफ़ है वो तो सामने आ रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए इंगेज नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली तैयार करने के लिए हमने देखा है कि उनके अपने इजलास भी हुए, मौलाना फजल रहमान साहब से भी उनकी मुलाकातें हुई और अब GDA को भी ऑन बोर्ड लेने के लिए और उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए भी जो अपोजिशन अलायंस है इस वक्त सिंध में मौजूद है, उनकी पीर पगारा साहब से भी मुलाकात हुई है और जो स्ट्रेटजी है वो उनके सामने भी रखी गई है। इसी के साथ साथ अब जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इसी के साथ साथ जो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, जो PTI के सपोर्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, उनको वापस लाया जाएगा और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जो हुकूमत का फैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्या ये हतमी फैसला है या अभी भी उनको सियासी तौर पर इंगेज करने के लिए कोई ऑप्शन हुकूमत जो है उनके पास मौजूद है, या फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत शो करेगी माजी की तरह। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए क्या करने जा रही है रमजान के बाद? क्या वाकई डी चौक की तरफ PTI आएगी अपोजिशन अलायंस के साथ, या क्या स्ट्रेटेजी होगी? हम बात करेंगे। सेनेटर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बोलिए सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सर ये बताइएगा कि GDA के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन अलायंस है उनकी कल मुलाकात भी हुई, सेक्रेटरी जनरल PTI के वो भी मौजूद थे। आप क्या समझते हैं स्ट्रेटेजी क्या है, किस पे काम हो रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए जी, बेसिक स्ट्रेटेजी तो ये है कि हम जो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि अपोजिशन में बैठी हुई हैं, जो कि हुकूमत का हिस्सा नहीं है या जिन्होंने हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया और वो ये समझते हैं कि ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किसी भी लिहाज से नहीं था, हम उन सब से बातें कर रहे हैं। जो मेन एजेंडा होगा वो ये होगा कि हम लोग फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस मांगे, जल्दी मांगे, और इस पूरे सिस्टम को रीवैम्प करके इसको हटा के एक पॉलिटिकल मैरिट वाला हो। अब इसके लिए ये याद रखें, इसके लिए जो मेन पार्टीज हैं, अब मैं जो कहने वाला हूँ ये PTI का स्टांस नहीं है, ये मेरे पर्सनल एक तज्जिया है जो मैं समझता हूँ कि है। ओके, इस तरह है कि जमात इस्लामी को जब हम JUI को, सॉरी नॉट जमात इस्लामी, जब हम JUI को, जमात उलमा इस्लाम को जब हम देखें, उन्होंने तकरीबन 24 जगहों पे अपने दायर किए हैं ये ग्रीवेंसेस कि यहाँ हमारे साथ धांधली हुई है। उनमें से अगर हम प्रोविंशियल को देख ले जो है, हाँ जी, तो उसमें से उन्होंने 9 सिंध में किए, 6 बलूचिस्तान में किए, 5 KP में किए, और 5 में से 4 जगहों पे जो KP में किए, 4 जगहों पे उनका कैंडिडेट जो था वो तीसरे और चौथे नंबर पे था, सिर्फ एक जगह पे सेकंड नंबर पे था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन कोई ख्याल में 15 या कितने जो KP में किए हैं। तो हमारे KP के जो 25 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाहर हैं, ठीक है ना, उनको अगर हम देखा जाए 145 में से 25 सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। अब इन 25 सीटों को अगर हम चेक करें तो इनमें से सबसे ज्यादा हम बेनिफिट दे सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेनिफिट दे सकती है, पॉलिटिकली माइलेज दे सकती है JUI को। वो ऐसा कर सकती है, हमें हमारे 5-6 ऐसे लोग हैं जिनको हम लाना चाहते हैं पार्लियामेंट में, उनको हम करके हम बाकी सीटें ऑफर कर सकते हैं JUI को। और JUI को अगर कोई रोक सकता है वो हम रोक सकते हैं, वरना कोई नहीं रोक सकता उस जगह पे। अगर हम उनके साथ मिल जाए तो वो जाए, तो यहां पे पॉलिटिकली उनको एक फायदा होगा। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में JUI ने 6 को, वहां पे भी हम उनको फायदा दे सकते हैं, और GDA को हम सारे मिल के इंटीरियर सिंध में फायदा दे सकते हैं। कराची में ऑलरेडी तहरीक इंसाफ की सबसे ज्यादा जो कराची की सीटें वो सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ के पास थी, जिनमें से मेरे ख्याल में 22 में से 22 सीटें होनी थी या 19 होनी थी, और उनमें से उनको दे दी गई थी। तो ये सारी सीटें आ सकती थी, और यहाँ पे अगर जमात इस्लामी भी मिल जाती है तो फिर तो यहाँ पे कराची बिल्कुल उनके हाथ से गया। तो हम अगर टेक्निकली देखा जाए नहीं, तो लेकिन हुमायूं साहब, आप जो सिस्टम को खत्म करने की बात कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को खत्म करके या इलेक्शन की तरफ आप जाएं,
तो इस हुकूमत को हटाने के लिए आपके पास ऑप्शंस कौन से मौजूद है? देखिए, दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि हम उनको कहें कि यार देखो, ये सारा सिस्टम गलत आया है, 26वीं तरामीम गलत तरीके से आई है। और देखिए, तरामीम में ये होता है कि सिंपल सी बात ये है कि जब हम कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेकर आते हैं, अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं, जो आईनी तरामीम होती है, उनके ऊपर जैसे 18वीं तरामीम है, बाकी में 6-6 महीने लोगों ने 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा उसके ऊपर बातें की हैं। और ये 6 महीने से 9 महीने का पूरा था, कमेटियों में भी था, हाउस में भी था, वो था। इस दफा ये लोग कहते हैं कि जी डिस्कशंस हुई है। कौन सी डिस्कशंस हुई हैं? मुझे बताएं पार्लियामेंट के। चलिए, एक ऑप्शन तो ये हो गया कि आप हुकूमत से बात करें कि ये सिस्टम जो है वो गलत तरीके से है। सर, दूसरा ऑप्शन हुमायूं साहब? दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर हम सारी जो अपोजिशन वाली जमातें हैं, हम मिल के इनके खिलाफ सड़क पे निकले, इनके खिलाफ लोगों को मोबिलाइज करें, इनके खिलाफ जो हैं हम एक किस्म का जो अवाम का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, और बेसिकली इनको तो वोट मिला ही नहीं है ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो इनको तो उसूलन तो निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि ये तो एक किस्म के वो क्या है, घुसपैठ नहीं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है हुमायूं साहब? मेरा देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रैक्टिकली अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इकट्ठी हैं तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस करना बहुत मुश्किल है। ये प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? तो इनके लिए सिंपल तरीका होगा, ये लोग खुद इसको डिसॉल्व कर ले, हम सारे मिलके इसको डिसॉल्व कर ले, और हम कोई तरीके से कोई एक लेट्स से 3 महीने 6 महीनों के लिए हम एक गवर्नमेंट ले, जिसका बेसिक एजेंडा एक हो कि हम लोग जो इलेक्शन कमीशन को रिवैम्प करें प्रॉपर तरीके से, और उसमें उसके बाद फिर हम इलेक्शंस में जाएं, और इलेक्शंस फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें किसी इंस्टीट्यूशन को बीच में मदाखलत की इजाजत नहीं। हाँ, नहीं, लेकिन हुमायूं साहब, अगर आप देखें तो इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, वो तो वक्तन ब वक्तन सामने आते रहते हैं। तो क्या पीटीआई आपके नजदीक इरादा रखती है कि पीपल्स पार्टी को भी इंगेज किया जाए? मेरे लिहाज से पीपल्स पार्टी को एंगेज करने का मतलब, मैं उसके हक में नहीं हूं। पीपल्स पार्टी 100% इन्वॉल्व है इस सारे सेटअप में, बेनिफिशियरी, सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है इस सारे सेटअप की। तो बल्कि उन्होंने तो पीएमएलएन को बेवकूफ बना के आगे लगाया हुआ है, ठीक है? और पीएमएलएन उस क्या कह सकते हैं, उस चीज की तरह के जो इख्तिदार की हवस में यही भूल गई है कि वो कितना नीचे गिर गए हैं, उनकी अवाम के अंदर कितनी ज्यादा उनको बुरा भला कहा जा रहा है, सिर्फ एक ठीक है। लेकिन हुमायूं साहब, जो चीफ जस्टिस साहब से आपके डेलीगेशन की, पीटीआई के डेलीगेशन की मुलाकात हुई थी, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब ने यह मशवरा दिया है कि आप सिस्टम से ना निकलें, सिस्टम में मौजूद रहें। तो इससे क्या अखज़ किया जाए? क्या पीटीआई सिस्टम से निकलने या बाइकआउट करने का कोई इरादा रख रही थी, कोई प्लान था ज़ेर गौर? नहीं जी, मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से उन्होंने वैसे ही कहा होगा कि आप लोग सिस्टम में रहे होगा, वो एक जनरल बात की होगी। देखिए, हमारा मेन मकसद, जो मेरी नजर में मेन मकसद होना चाहिए था चीफ जस्टिस साहब के साथ मिलने के लिए, वो ये कहना चाहिए था कि एक तो ये 26वीं तरामीम जिस लिहाज से बनी गई, देखिए उसके अंदर जो तरामीम थी उसके ऊपर तो डिस्कशन हुई, लेकिन जिस तरीके से ये लाई गई थी वो तरीका ही ठीक नहीं था। और नंबर 2, इसमें जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है जो जुडिशरी के साथ हुआ है, और आपने शायद खाकान अब्बासी साहब का भी इंटरव्यू देखा होगा टेली प्रोग्राम में, कि जैसे उन्होंने जिस लिहाज से कहा है कि ये जो अदलिया है ये इस वक्त इंडिपेंडेंस इनकी बिल्कुल खत्म हो गई है, ये टोटली डिपेंडेंट होंगे एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अब ये लोग अपने लिहाज से फ्री फेयर डिसीजंस लेने के प्रोबेबली उस पोजीशन में ही नहीं है। क्यों? जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिसीजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट से हटा दी गई हैं, उसके लिए एक अलग बेंच बन गया है। अच्छा, उस बेंच के लेकिन फिर हुमायूं साहब, आपको क्या तवक्कुआत थी? पीटीआई क्या तवक्कुआत रख के चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने मुलाकात की? फिर देखिए, मेरे ख्याल में हमारे चंद ग्रीवेंसेस थे जो जुडिशरी के साथ थे और खास तौर पे एग्जीक्यूटिव के साथ थे, जो
जो एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के जो ऑर्डर्स थी वही नहीं मान रहे। हमारे दूसरा ये था कि जो इमरान खान के साथ जो हमारा एक राइट है कि उनके साथ मिले, मुलाकात करें। जिस दिन मुलाकात का दिन है उस दिन अगर वो कहते हैं कि इन 10 बंदों को भेजा जाए, उन 10 बंदों को भेजा जाए, उनको इजाजत मिले। और ये नहीं है कि 15 मिनट बाद आके बंदा आके कहते कि नहीं उठ जाओ। उस दिन वो पूरी मुलाकात हो, प्रॉपर तरीके से मुलाकात हो, 6-6 घंटे 4-4। लेकिन हुमायूं साहब, इन तमाम चीजों से हटके अगर बात करें तो पीटीआई के अंदर जो माजी में भी आपके ऊपर सामने ये सवालात रखते रहे होंगे बाकी लोग भी कि इख्तिलाफात हैं। अब अगर आप देखें तो सलमान अकरम राजा साहब, शेर अफजल मरवत साहब और दीगर रहनुमाओं के इख्तिलाफात आपके सामने हैं। बहुत सी मुलाकातें ऐसी होती हैं जिसमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब नहीं होते। तो आप समझते हैं कि वाकई कोई इख्तिलाफात हैं या नैरेटिव कोई उसमें फर्क है? देखिए, एक इख्तिलाफात होने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं इख्तिलाफात होने में। इख्तिलाफ राय होना एक मुस्बत चीज है, क्योंकि जब मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा तो हम किसी और जाविये से भी उस चीज को देख लेंगे। इख्तिलाफ राय बुरी चीज नहीं है। हाँ, डिसिप्लिन को फॉलो ना करना बुरी चीज है। तो अगर मेरी और आपके दरमियान में इख्तिलाफ है, वो अपनी जगह पर है, वो कायम रहे, वो रहे, वो फले फूले। लेकिन अगर मैं आपके खिलाफ डिसिप्लिन की पामाली करता हूं, या मैं डिसिप्लिन में नहीं रहता, या मैं अपने दायरे में नहीं रहता, यहां पे मुझे सजा मिलनी चाहिए। चलें, ठीक है। लेकिन अब ये जो खतूत के हवाले से बात हो रही है, हुमायूं साहब, आप क्या समझते हैं कि आपके मुताबिक तो खान साहब को सहूलियात नहीं है, तो ये खतूत जो है वो कौन लिख रहा है उनके बिहाफ पे? किसकी तरफ से लिखे जा रहे हैं? किसका उसमें मौकफ शामिल है? देखिए, अगर हम लोग एक किस्म का देखा जाए, खतूत के जो खतूत लिखे जाते हैं जेल से, वो आप देखें हिस्ट्री बहुत पुरानी है, काफी अरसे से, और बड़े बड़े लोगों ने लिखे। उसमें मार्टिन लूथर किंग है, उन्होंने किया है। उसके अलावा ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, भुट्टो ने लिखा है। उसके अलावा और 3-4 लोग हैं जिन्होंने लिखे, और ये बेसिकली होते हैं स्टेट्समैन होते हैं, जो जब जेल में होते हैं तो बनिस्बत इसके कि वो ये सोचे कि मुझे क्यों निकाला, या मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, या मेरा दिमाग खराब हो गया है, या फलाना फलाना, वो देखते हैं कि यार हमारी कौम के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, और मार्टिन लूथर किंग का जो वो खत है, उसके लिहाज से आप चीफ जस्टिस की बात भी लेकर आ सकते हो। उन्होंने लिखा था कि जब वो लोगों को कहते थे कि भाई आप लोग ये सिविल डिसोबीडियंस में आके करें, तो वो उसको जस्टिफाई करते थे। वो कहते थे कि देखो, सिविल जहां पे कहते थे, उसका फेमस फिक्रा है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो जहां पे अगर इनजस्टिस, तो आप समझते हैं कि ये जो खान साहब के खतूत हैं, ये भी उनके खतूत नहीं है, लेकिन उनके बयानात को खतूत की शक्ल दी गई है? देखिए, ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री बन रही है। ये वो चीजें इमरान खान लिखता जा रहा है और कर रहा है कि इन खत को लोग आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद वो देखेंगे कि एक शख्स था, उसने ये खतूत लिखे थे उस वक्त के। ठीक है, ठीक है। हुमायूं साहब, एक आखिरी सर सवाल ले लें कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि बैरून मुल्क जो पीटीआई के सपोर्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, उनको वापस लाया जाएगा और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मुझे एक बात बताएं, अगर एहतजाज करने पे आप लेकर आएंगे, आप मतलब बेसिकली देखें, जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यूनिट है, उसने ऑलरेडी पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन रिजीम डिक्लेयर किया हुआ है। इनको ये याद रखें, 4 पॉइंट से जब कम हो तो अथॉरिटेरियन रिजीम होता है, 4 पॉइंट से ऊपर हो, 4 से 6 के दरमियान में हो तो वो हाइब्रिड डेमोक्रेसी होती है, 6 और 8 के दरमियान में फ्लॉट डेमोक्रेसी होती है, 8 और 10 के दरमियान में वो फुल डेमोक्रेसी होती है। जब मुशर्रफ का दौर था तो उसमें 3.92 पॉइंट्स थे, आज 3.25 पॉइंट्स हैं। ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन रिजीम बन चुकी है। मुशर्रफ के जमाने से ज्यादा सख्त अथॉरिटेरियन है। अब ये अगर अपने लोगों को रिपैट्रिएट करेंगे जस्ट बिकॉज कि मैं हुकूमत के साथ इख्तिलाफ करता हूं, आपने देखा है कि किस तरीके से, अभी आप देख लें कि पंजाब में जगह जगह पे
जहां पे भी कन्वेंशन हो रही है पीटीआई के लोगों को वहां पे जाके जो कन्वेंशन कर रहे हैं उन सब के घरों को ना सिर्फ रेड हो रही है, उनके घरों को तोड़ रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मंगोल्स थे। जब मंगोल्स आते थे वो इसी तरह तोड़ फोड़ करके चले जाते थे। तो ये तो इन लोग ये जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं, इस तरीके की तो मेरे ख्याल में शायद जब वो नाज़ी थे वो भी इस तरह इतने घटिया नहीं थे जितने ये लोग हो गए हैं। चल ठीक है उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सेनेटर मोहम्मद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो इंतखाबात से मुतालिक सवालात उठ रहे हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन अलायंस के रहनुमाओं के साथ सिंध के अंदर मौजूद है और उन्होंने GDA की लीडरशिप से मुलाकात भी की है, इसी इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। GDA की सीनियर रहनुमा सायरा बानू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सायरा साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि हमने देखा कि यहाँ पर पहले अपोजिशन अलायंस ने मौलाना साहब के साथ मुलाकातें की और मुलाकातों के बाद अब उन्होंने GDA की लीडरशिप से मुलाकात की है। आप भी उस मुलाकात में मौजूद थी। क्या फैसला हुआ है उस मुलाकात में? PTI ने क्या मौक़िफ़ रखा है? अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, जो कमेटी थी जिसके सरबराह इमरान खान साहब ने असद कैसर साहब को किया, ये आईने तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान। तो जाहिर जिस तरीके से बाकी उन लोगों से मुलाकात कर रहे थे, हमारी तरफ भी आए और एक पेज पर इस बात के ऊपर है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियां बखेरी गई हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब जमातों को मिलकर एक प्लेटफॉर्म से इस जद्दोजहद का आगाज करना होगा। जो आपने पिछले 2-2.5 सालों में जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है, जो इस मुल्क में फसाइयत और उसके बाद जो आइन कानून 26वीं आईनी जो तरमीम में इन लोगों ने जो किया है उसके खिलाफ, वो तो देखिए 8 फरवरी के बाद से हमारी पार्टी का तो मौक़िफ़ ही यही रहा है कि हमने इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया। और ना हमारे 3 जो सूबाई असेंबली के मेंबरान थे उन्होंने जाकर ओथ लिया, इसलिए कि हम इस हुकूमत को मानते ही नहीं। उसके बाद से जिस तरीके से एक्ट आ रहे हैं, PK एक्ट को देख लीजिए और फिर आईनी तरमीम जो हुई है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला SIFC जो हमारे सिंध दरियाए सिंध पे 6 केनाल, तो ये मुख्तलिफ इशू हैं, इन सब के ऊपर बात हुई है। इन तमाम इशूज पर सब जमातें मिलकर बात करेंगी और जो भी लाया अमल है वो मिलकर तैयार करेंगी। तो बहुत जो कल बातें हुई हैं और जो रिस्पॉन्स था PTI के उनका और जो हमारी तरफ का, वो तो काफी पॉजिटिव था। नहीं, लेकिन PTI ने अपना मौक़िफ़ तो रखा होगा ना कि धरना होगा, कोई एहतजाजी तहरीक चलेगी तो क्या इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा? इस हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा है और आपको लगा है कि PTI अपने मौक़िफ़ में क्लियर है? जी देखिए, इस वक्त तो कोई सियासत की बात हो ही नहीं रही। ज़ाहिर है जब सियासत पे बात होती है या कोई सियासी इत्तेहाद उस किस्म का जो इलेक्शन से पहले आपने देखा है कि हमेशा बनते हैं, उसमें इंसान अपनी कोई बात उस तरफ से भी होती है, हमारी तरफ से भी होती है। लेकिन इस वक्त जो बात थी कि अपने तमाम सियासी फायदे नुकसानात तमाम चीजें बस से पुश डालकर, और जो PTI ने जो आके कहा वो यही था कि ये जो अभी 25 और 26 को 2 कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, इस सिलसिले में एक तो उसकी दावत दी गई है जो कि कमेटी बनी, वो जाके उसको वो करेगी। और फिर जो रमजान के बाद जो अगला लायामल तय होगा जो कि इन्हीं दिनों में होगा, तो आफ्टर रमजान इस तहरीक को या इस इत्तेहाद को लेके आगे बढ़ना है और यही तय हुआ है। अब देखिए कि रमजान के बाद इस पे कितना सब अमल पैरा होते हैं, लेकिन यही है कि वो बात तहरीक हो या एहतजाज जो करना है उन तमाम जमातों ने मिलकर करना। लेकिन क्या फिर इस पर कोई पीर पगारा साहब ने अपनी राय रखी, कोई उन्होंने कोई उनके सामने कोई नुकात रखे हैं? और दूसरा, क्या GDA भी समझती है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होने चाहिए और एहतजाजी तहरीक ही चलनी चाहिए? देखिए, बतौर जो सियासी जमातें हैं, जो हमारी पार्टी का वो हमेशा मौक़िफ़ है कि जो भी मसाइल हैं वो सियासतदानों को मिलकर हल करने चाहिए। लेकिन आपने जो देखा है इस मुल्क में कि जो कुछ हो रहा है, पहले जिस तरह आप देखते और सुनते आए हैं जो PTI के साथ, कि एक तरफ तो आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो कारकुनान पे मज़ालिम है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब आइए आप सिंध की तरफ, जो यहाँ पर हो रहे हैं, जो हमारे वर्कर्स के ऊपर
FIRs, उनके ऊपर जो जुल्म जबर ज्यादती, नौकरियों से निकालना, पेंशन रोकना, ये तो छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ। पिछले GDA के आप डॉक्टर फहमीदा मिर्जा देख लें, उनके पे जो केसेस और गुलाम मुर्तजा जतोई साहब, उनके ऊपर जिस किस्म के बॉन्डेड केसेस बनाए गए हैं और उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, तो मेरे ख्याल में कि ये सिलसिला यहाँ पर भी शुरू होने वाला है। तो फिर आप मुझे बताएं कि हुकूमत के किस रुकन से बैठ के बात करें। यहाँ पर लोग जो नहीं, लेकिन सायरा साहबा, हुकूमत का तो ये भी मौकफ है ना कि अब अगर लोगों के ऊपर मुकदमात या गिरफ्तार हो रहे हैं तो वो कहते हैं कि PTI के अपने दौरे हुकूमत में पूरी अपोजिशन जो है वो तकरीबन जेलों में थी, वो नवाज शरीफ साहब हों, मरियम साहिबा हों, या जरदारी साहब हों, या फरियाल तालपुर साहिबा हों। सुने, देखिए अब आपने खुद ही 4-5 नाम ले दिए कि वो क्यादत वो थी, जो आम कारकुन है, जो वो उनके ऊपर ये मुजालिम थे। मैं तो कहती हूँ कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है कोई, और वो केसेस तो नैब ने बनाए हुए थे, वो तो केसेस उससे पहले चल रहे थे। जरदारी साहब पे और नवाज शरीफ पे जो केसेस बने हुए हैं, वो तो केसेस इन दोनों के अपने दौर में एक दूसरे पे बनाए हुए, कोई ऐसा नया केस तो बना ही नहीं था। वो किसी पर भी हो, यूसुफ रजा गिलानी हो या बाकी आप जिसके नाम ले लें, वो तो केसेस इन्होंने बनाए हुए थे। और तो बस फिर ये नहीं, लेकिन सायरा साहबा आपने 26वीं आईनी तरमीम का नाम लिया। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तो हुकूमत का मौकफ है कि किसी सेनेटर ने या किसी MNA ने कोई आके बात नहीं की कि उनके ऊपर दबाव था, तो वो समझते हैं कि आईनी तरमीम है। तो आपकी नजर में आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्यों है? क्या किसी रुकन ने कोई आपसे मुलाकात की है, कोई बात की है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है किसी ने? देखिए आपके सामने ही है, रजीम चेंज से लेने जिस तरीके से 22 अरकान उस वक्त मुनहरफ हुए थे, और फिर एक जगह वहां पर बैठकर यहाँ पर जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो जमीरों की मंडी लगती है, ये जमीर पीपल्स पार्टी या नून लीग के किसी मेंबर का क्यों नहीं जागा कि उसको कोई एतराज हो? आज आके जो अपोजिशन है या उन पार्टी में से वहां के लोग आए, और आपके सामने ही है कि जिस तरीके से दबाव डाला गया। वो डॉक्टर जरका है कि सुना था कि उनके बेटे के साथ इस तरह वो हुआ, बाकी सब लोगों के साथ है। अब ये खबरें तो है ना गुरमानी साहब, और फिर ये जैन कुरैशी को देखा, जो कुछ हमें जिस तरह जाहिर है जो सोशल मीडिया के थ्रू जो अखबारात और जाहिर है जिनसे बात भी होती है, ऐसे कैसे होता है कि हमेशा जो जमीर है वो अपोजिशन के जागते हैं। इनकी पार्टी में से क्या किसी को इस चीज पे एतराज नहीं था? यहाँ पर आप अगर सिंध में मैं बैठ के एक पर्टिकुलर नाम लेना शुरू कर दूं, तो यहाँ पर भी जो हुआ है, तो आपको पता है कि सियासतदान और फिर ये अदलिया, आप हर सियासतदान पे केस बनते हैं, ये सारा कुछ होता है। तो खुदा जाने क्या करना चाह रहे हैं। हाँ, एक जो अभी चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की थी PTI के डेलीगेशन ने, उसमें एक तजवीज जो उन्होंने दी थी PTI को, वो ये थी कि आप सिस्टम के अंदर मौजूद रहें। तो क्या PTI ने जो बातें की हैं, आपको लगा है कि PTI किसी नुक्ते पर आकर कोई असेंबलियों से इस्तीफे देने का इरादा रखती है, या सिस्टम से निकलने का इरादा भी रखती है? ये भी ऑप्शंस हैं, या तहरीक अदम एतमाद भी लाने का इरादा है? देखिए, तहरीक अदम एतमाद का तो मुझे नहीं पता, लेकिन असेंबलियों से निकलना तो बेवकूफ़ी होगी। पहले भी मैं ये समझती थी कि गलती हो गई, अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरफ वो से। बाकी ये कि जो PTI के अरकान मिले, अब आपने देखा होगा कि कितनी खूबसूरती से वही सारे नुकात खान साहब के खत के उन्होंने चीफ जस्टिस को बयान कर दिए। तो इसका मतलब है कि उन्होंने जाके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार है वो कर दिए, और चीफ जस्टिस साहब से बसद एहतराम को पूछे कौन सा सिस्टम, जिस सिस्टम में वजीर आजम आपको बुला के मुल्की सालमियत और खुदा जाने किस किस पे गुफ्तगू करते हैं। मुझे तो ये पता है कि इनके कंडक्ट में ये होते हैं कि इतना पब्लिकली लोगों के साथ मिल नहीं सकते, और वो एग्जेक्टिव जो इन तमाम फैसलों पे असरअंदाज भी होते हैं और तमाम फैसलों के बेनिफिशरी होते हैं, उनसे मिलना, तो इसको कोई भी साहिब इल्म साहिब अक्ल किस नजरिए से देखेगा। और बाकी सिस्टम कौन सा सिस्टम, यहाँ पर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम चल रहा है। अगर आपको कहीं कोई सिस्टम के बाकायदा, आप वजीर खजाना का देख लें, वो कह रहे हैं कि बतौर मुल्क हम अपनी साख खो चुके हैं। जब वो वजीर खजाना बता रहे हैं कि बतौर मुल्क साख खो चुके हैं, तो फिर कौन सा सिस्टम इस मुल्क में? फिर मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं, हर दौर के वजीर कहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, इस तरीके से कोई एक दुकान भी नहीं चला सकता। तो अब मुझे बताया कि यहाँ पर गुजरा ये बयान दे रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि एक सिस्टम में रह के बात करें, हमें बता तो दे, तरतीब तो सीधी रख ले कि किसकी बात पर यकीन करना है, किसकी बात पर यकीन नहीं करना। सब मिल बैठ के किसी ड्राइंग रूम में किसी एक एजेंडे पर बैठ तो जाएं। और बाकी जो कि इस वक्त हमारा जो सबसे वो कहते हैं ना कि बर्निंग इशू है कि सियासत बाकी चीजों तो बात है, पहले तो हमारे सर्वाइवल का मसला है। और PTI
के साथ जो एक बात, आप हमारे सिंध के पानी के पे जो डाका डाला है उस हकूक पर आपने वहां पर असेंबली में और उन ऐवानों में बात करनी है। बात करें, ठीक है। सायरा साहबा बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सायरा बानू साहिबा की गुफ्तगू आपकी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आई, खासतौर पर जो पतन की रिपोर्ट सामने आई, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जो इंतखाबात के हवाले से पतन की रिपोर्ट थी, उसके बाद हमने देखा कि कई सवालात उठाए जा रहे थे, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं उनकी तरफ से। पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा कि इन इशूज़ पर गुफ्तगू हुई। हम इन तमाम इशूज़ पर गुफ्तगू करते हैं। अली गौहर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सरबराह पतन सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बलोच साहब, आपसे शुरू करेंगे। सर, पतन की रिपोर्ट पर भी आएंगे, लेकिन ये बताइएगा कि पीटीआई ने अब ये फैसला किया है कि वो हुकूमत के खिलाफ रमजान के बाद शायद डी चौक की तरफ आएंगे, जीडीए को वो एंगेज कर रहे हैं। आपका ये फैसला है कि अब पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्या आप भी जीडीए को एंगेज करने का इरादा रखते हैं या किसी वक्त पर पीटीआई के साथ दोबारा मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हमने तो हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो खुले रखे और आपने देखा कि एक वो वक्त था कि जब पीटीआई वालों ने शोर मचाया और इस तरह लगता था कि जिस तरह से कोई भूचाल आ गया और मीडिया टॉक शुरू कर दी, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम बात चाहते हैं। उससे पहले बानी पीटीआई सिर्फ ये कहते थे कि मैं अगर बात करूंगा तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ करूंगा। और जिस तरह से उनके रवैये हैं कि वो पॉलिटिकल जो है वो मतलब है जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान हैं वो सबको चोर और डाकू कहकर पुकारते रहे और वो जाहिर है जमहूरियत पर और सियासत पर तो यकीन नहीं रखते। उन्होंने तो हमेशा इंतशार ज़्यादा सियासत की है मुल्क के अंदर। लेकिन बलोच साहब वो तो ये भी कह रहे थे ना कि आप एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको जलसों की इजाजत नहीं दे रहे। लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने जलसे की इजाजत मांगी, वहां पर आपकी हुकूमत है, वो कह रहे हैं हमें इजाजत तक नहीं दी जा रही। देखें, जब 9 मई के वाकयात हुए थे तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि भाई जो लोग एंटर हुए हैं उनको एंटर क्यों होने दिया, ये सिक्योरिटी का कसूर है और हम क्या कर सकते हैं। खुद बानी पीटीआई ने तस्लीम किया कि जो बंदे उन्होंने जीएचक्यू की तरफ भेजे थे वो उन्होंने भेजे थे और वो तो एहतजाज करने गए थे। हमेशा ये बात एहतजाज की करते हैं लेकिन उसके पसे पर्दा एक इंतशार छुपा होता है और इन्होंने कभी भी पुरअमन एहतजाज नहीं किया। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे आप धरनों की बात पुरानी कर ले, चाहे आप 9 मई के वाकयात कर लें, चाहे आप इस्लामाबाद के ऊपर केपी की हुकूमत के वसाइल लेकर यलगार की बात कर लें। तो ये तो हमेशा यही कहते हैं जला दो, घेर लो, लॉकडाउन कर दो, आग लगा दो, यही इनकी सियासत है, यही इनका वतीरा है। तो ऐसे शरपसंदों के जत्थों को आप बताएं मुल्क कैसे उनके हवाले किया जा सकता है कि आप इसमें आकर पहले पूरा। ठीक है बलोच साहब, हम बारी साहब की तरफ चलते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सरवर बारी साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि जो पतन की रिपोर्ट थी इंतखाबात के हवाले से, जो नुकात आपने उठाए, उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि शायद आपके घर को और दफ्तर को जो वो सील कर दिया गया है। हुकूमत का ये मौकफ सामने आ रहा है कि आपको पहले भी 2 नोटिस जो हैं वो सर्व किए गए थे लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। सिचुएशन है क्या सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें आज तक कोई नोटिस नहीं मिला और इसलिए हम उसको डिनाई करते हैं और उसके लिए बहुत सारे हमारे पास शवाहद मौजूद हैं कि अगर हमें बैन कर दिया गया था या डी रजिस्टर कर दिया गया था तो फिर उसके बाद इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव क्यों किया। और दूसरी बात यह है कि 2024 के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें एक्रेडिशन दी। हमारे 40 से ज्यादा जो हमारे ऑब्जर्वर्स थे उनको एक्रेडिशन कार्ड जारी किए, मुझे भी उन्होंने एक्रेडिशन कार्ड जारी किया और मेरे अमले को भी किया। तो अगर हम बैन थे तो ये सब चीजें जो मुख्तलिफ महकमा जात है उनका पूरा कोऑपरेशन हमारे साथ रहा है। हमने इस्लामाबाद और पिंडी में जो भट्टे हैं वहां पर जो मजदूरों के हालात कार है उनके ऊपर हमने एक प्रोजेक्ट किया और उस प्रोजेक्ट के आखिर में जो असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद की वो खुद शरीक रही और उन्होंने वादा किया कि वो जो हालात हैं भट्टों के ऊपर उनको बेहतर करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे।
और अभी डीसी ऑफिस से नहीं, लेकिन सर बारी साहब, एक जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक वजारत दाखिला का एक उन्होंने मौक़िफ़ सामने रखा कि पतन जो है वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में वो मुलविस हैं, इसलिए उनको बैन किया जाए। ये माजी का वो बयान बता रहे थे। देखिए, अगर कोई मुल्क दुश्मन सरगर्मियां हो रही हैं तो वो बताएं, कोई एक ऐसी सरगर्मी का नाम तो बताएं, पब्लिक के साथ शेयर करें, मीडिया को बताएं, उनको डीसी साहब को आप प्रोग्राम में दावत दें या उनका नुक्ता नजर लें कि कोई एक ऐसी सरगर्मी हो जिसकी तरफ वो बता सके, इशारा कर सकें कि ये खास सरगर्मी है जो मुल्क दुश्मन की गई है। दरअसल हम समझते हैं कि ये सिर्फ हमारी जो इलेक्शन के ऊपर रिपोर्ट आई है, जिसने इलेक्शन की धांधली को बेनकाब किया है, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि और इसमें 64 नए तरीके इख्तियार किए गए हैं जो इलेक्शन के बाद और आज तक, चाहे 26वीं तरमीम हो या पीका लॉ हो या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स जो एक्ट है उसकी बात हो, तो मुसलसल 8 फरवरी को जो अवाम ने वोट दिया है, अब अवाम के खिलाफ एक रियासत ने जंग शुरू की हुई है। और हमारी जो करैक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के ऊपर बेस्ड है, जहां पर जो तीनों सतून है हमारी रियासत के, उनके दरमियान एक तवाज़ुन पाया जाता है। उस तवाज़ुन का बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है 26वीं तरमीम। ठीक है, लेकिन बलोच साहब, ये सरवर बारी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। आप समझते हैं कि ये इंतखाबात के बाद जो पतन की रिपोर्ट है सर, उसके बाद ये सारा कुछ हो रहा है, या आप समझते हैं कि पतन की रिपोर्ट वाकई दुरुस्त नहीं है? ये पतन की रिपोर्ट के बाद ही हुआ है। देखिए, एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट जारी होने के एक हफ्ते के बाद बारी साहब सर, बलोच साहब को बात खत्म करने दें। जी बलोच साहब। जी, देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और इसी तरह के चैलेंजेस हैं जिस तरह से डिजिटल दहशतगर्दी जिसका लफ्ज जो बोला जाता है, वो ऐसी ही प्रोपोगंडा करने वाली तंजीमें हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं और उनकी फंडिंग की जाती है, और उसके ऊपर जो है अभी इन्वेस्टिगेशन जारी हैं, और वो कुछ दिनों तक वो हकायक भी आपके सामने आ जाएंगे। जिस तरह एक फॉरेन फंडिंग का केस चला, और पीटीआई के जो बाहर से और इवन हमारे जो दुश्मन ताकतें हैं उनकी तरफ से भी फंडिंग की गई, वो भी एक्सपोज हुई। इसी तरह से जो लोग 26वीं तरमीम के खिलाफ बात करें, तो इसका मतलब है कि वो पार्लिमान के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की पार्लिमान को नहीं देखना चाहते, उसकी सुप्रीमेसी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। इसी तरह से जो लोग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो हमारे बिल था उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं या उसको मानने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक कैंपेन चला रही है। उसी तरह की कैंपेन है जिस तरह से गुड टू सी यू कहा गया, ये उसी तरह की कैंपेन है जिनको कहा गया कि इसको बानी पीटीआई को मर्सिडीज में बिठा के लाया जाए, तो 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें होती रही। जो ओपन एंड शट केसेस थे उनमें उनकी लेकिन बलोच साहब सरवर बारी साहब के मुताबिक, यहाँ जो पतन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि इन इंतखाबात में धांधली के जो हैं वो मुबैना तौर पर 34 नए तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। माजी में तो 2018 में एक आरटीएस का होता था, या 2013 में जो है जरदारी साहब ने आरओ इलेक्शन कहा था। इस दफा कहा जा रहा है कि 34 नए तरीके इस्तेमाल हुए। देखिए, बात ये है कि ये 34 कहें या उसको 50 तरीके कहें, असल बात ये है कि तमाम फॉरम्स मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान के आईनी इदारे मौजूद हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने ग्रीवेंसेस लेकर, अपने शिकायत लेकर उन फॉरम्स के ऊपर मौजूद हैं। तो मैं नहीं समझता कि इन चीजों के होते हुए आप कोई गैर आईनी किस्म की रिपोर्ट्स इस तरह से जारी करें जिसमें आप मुल्क में इंतशार फैलाना चाहें। ये कभी भी 9 मई के वाकयात पर आपको पतन वाले बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये शोहदा की शहादतों का जो मजाक उड़ाने वाले और डिजिटल दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं, उनके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं जारी करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से। बलोच साहब की सरवर बारी साहब, आपने बलोच साहब की गुफ्तगू सुनी, अब वो उनका ये मौक़िफ़ है कि 26 जजेस ने ग्रुप बनाकर जिस तरह से कि वो सुप्रीम कोर्ट के निजाम को और पाकिस्तान के निजाम को मतलब है कि वो हदफ बनाए हुए हैं, उसी तरह से ये भी एक तंजीम है जो कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की रियासत को टारगेट किए हुए हैं। तो ऐसी तंजीमों को मैं तो जाती तौर पर एक सियासी कारकुन के से समझता हूं कि ये लोग दुश्मन के पेरोल के ऊपर है और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। इन तंजीमों को बिल्कुल बैन होना चाहिए और इनकी रिपोर्ट्स का कोई वजूद नहीं है।
और ये अपनी मन घड़त ठीक है। सरवर बारी साहब, आपने बलोच साहब की सर गुफ्तगू सुनी, अब वो कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बात करना जो है वो समझे पार्लियामेंट के खिलाफ बात करना है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तो सर वो लोगों ने वोट दिया है, आपके क्या खदशात हैं? क्योंकि उसमें अभी तक किसी सेनेटर ने या किसी MNA ने सामने आके ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर दबाव था। सारी दुनिया को मालूम है, सिर्फ अगर नहीं मालूम तो इनको नहीं मालूम कि रात को 3 बजे किस तरह MNAs को और सेनेटर्स को उठाया गया था और किस तरह जबरदस्ती कर लोगों को पैसे ऑफर करके तो 26वीं तरमीम को पास किया गया है, सबके सामने है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो ये कह रही है कि ये गलत हुआ था। तो एक तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको समझ सके। जो बलोच साहब फरमा रहे हैं, मैं काश कि वो इलेक्शन कमीशन हमें कोर्ट में लेके जाए और हमें कहे कि जी आप साबित करें कि जो हमने रिपोर्ट निकाली है उसमें एक भी फाइंडिंग जो है उसको गलत साबित करके दिखाएं, तो फिर हम बात माने ना। दूसरा ये कि सारे जो प्रोजेक्ट हैं, जितने भी हमने प्रोजेक्ट किए हैं 2019 से लेकर आज तक, उन तमाम प्रोजेक्ट्स की जो अप्रूवल है वो EAD ने दी है और हमारी एक्टिविटीज में सारे पाकिस्तान के जो अदारे थे, मुतल्लिका अदारे थे, उन्होंने उसमें शिरकत की है। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आपके मुताबिक सबसे ज्यादा जो सवालात हैं या गड़बड़ हैं वो कौन से बड़े हलके हैं जिनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, किसके हलके हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि NA 130 है जो मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का है। वहाँ तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक, हम नहीं कहते लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म 45 पड़े हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे पोलिंग स्टेशन है। 80 के लगभग पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर जो कौमी असम्बली में टर्न आउट 80% प्लस है और उन्हीं पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जो है सूबाई असम्बली का टर्न आउट 40% है। तो इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? NA 128 है, इसी तरह NA 10 है पेशावर के अंदर, कराची के बहुत सारे हल्के हैं, पंजाब के आप रावलपिंडी के 11 हल्कों में यही कैफियत पाई जाती है कि पाकिस्तान की तारीख के किसी भी इलेक्शन में ये कभी नहीं हुआ कि कौमी असम्बली का टर्न आउट जो है वो 80% हो और सूबाई असम्बली का उन्हीं पोलिंग स्टेशन में टर्न आउट जो है 40% हो। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। 34 नए तरीके नहीं है, 64 नए तरीके हमारी रिपोर्ट के अंदर दर्ज है और एक एक के पीछे पूरा एक रिकॉर्ड है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हमने निकाला है। ये हमारा कोई इमेजिनेशन नहीं है। ठीक, ये इलेक्शन कमीशन ठीक है। लेकिन ठीक है बारी साहब, बलोच साहब आपने सर गुफ्तगू तो चले सुनी, लेकिन अब हम अगर पतन की रिपोर्ट को 1 मिनट के लिए साइड पर भी रख दें, आप जो आपकी अपनी इत्तेहादी हुकूमत है पीपल्स पार्टी, उनके आप अगर बयानात देख लें, गवर्नर पंजाब का बयान देख लें, तो वो कह रहे हैं कि पूरा अटक, पूरा पिंडी जो है वो फॉर्म 47 पे है, पूरा निजाम जो है वो फॉर्म 47 पे खड़ा है। तो पतन की रिपोर्ट के अलावा जो सवालात आपकी इत्तेहादी हुकूमत उठा रही है, आप समझते हैं कि उनकी अहमियत है या वो दुरुस्त कह रहे हैं? गवर्नर साहब का ताल्लुक खुद रावलपिंडी से है और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो हुकूमती इत्तेहाद में भी हैं, लेकिन हम एक दूसरे के मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं और एक दूसरे के मुकाबले में हमारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो जाहिर है कि वो तो ऐसी बात करेंगे अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जिससे कि उनको वो पब्लिक में पजीराई मिले या वो अपनी और अवाम को वो क्या बता सकते हैं। लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि ये इलेक्शन उस RTS ज़्यादा इलेक्शन से 1000 दर्जे बेहतर है और ख़ास तौर पर जब खुद बानी PTI इमरान अहमद नियादी जो है वो ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले में इलेक्शन लाहौर से हार गया था, तो फिर उसको धांधली के जरिए उस वक्त जितवाया गया था और बाद में वही सीट जो थी वो ख्वाजा साद रफीक साहब ने जीत भी ली थी इलेक्शन के दौरान। तो मैं समझता हूं कि जाहिर है ये लोग जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम करते हैं वो इस किस्म की उंगलियां देखें ना, इनसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल खत्म नहीं हो रहा इन लोगों से आइन की 26वीं तरमीम जो कि पार्लियामान के अंदर हुई है वो खत्म नहीं हो रही, लेकिन सेनेट का वो इलेक्शन इनको खत्म हो गया था जिसमें अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया था और 55 से 55 या इससे भी ज्यादा वोट थे जो कि उस वक्त की ऑपोजिशन के पास थे, लेकिन वो हुकूमत के पलड़े में डाल दिए गए थे। उस वक्त ये पतन शतन सारे पैसे लेकर उस वक्त भी ये सो रहे थे। तो ये किसी की पे रोल पर होती हैं तंजीमें, ये रियासत के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं।
बहरहाल रियासत को चाहिए कि ऐसे लोगों को लगाम देनी चाहिए और इनके खिलाफ बिल्कुल भरपूर एक्शन होना चाहिए, जो पाकिस्तान के आईनी इदारों के ऊपर जो है उंगली उठाते हैं। तनकीद करना कोई जुर्म नहीं है। नहीं, लेकिन बलोच साहब ये जो मौजूदा इंतखाबात हैं इनमें तो आपके जो अपने लोग हैं रियासत के खिलाफ बोलना वो तो कतई तौर पर गैर मुनासिब है। नहीं, लेकिन बलोच साहब ये जो आपके अपने रहनुमा हैं, अब माजी के अगर आप बयानात देख लें, साद रफीक साहब का देख लें, खुर्रम दस्तगीर साहब का या दीगर रहनुमाओं के, तो कहीं ना कहीं इनके अलावा भी जो लोग हैं वो इंतखाबात के ऊपर सवाल तो किसी हद तक उठा रहे हैं ना। आप समझते हैं कि 2024 के इंतखाबात साफ और शफाफ हुए या कहीं ना कहीं कोई कमी कोताही जो है वो रह गई है? देखें, बाई एंड लार्ज आपको याद होगा जब 2013 में PMLN ने इलेक्शन जीता था, उस वक्त भी PTI ने एक रट लगाई थी जी धांधली होगी धांधली हो गई। फिर उसके ऊपर एक कमीशन बना था और उस कमीशन ने भी ये रिपोर्ट दी थी कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना था। फिर इसी तरह से आज भी मैंने अपने हल्के से मैं गया हूं अपना ट्रिब्यूनल्स में और जो भी फॉरम्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उन फॉरम्स के ऊपर गए। जाती तौर पर कैंडिडेट्स को, PMLN के कैंडिडेट्स को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन आप वो ये नहीं कह सकते कि एक मुनज़्ज़म धांधली हुई है। हर हल्के में जाहिर है हर कैंडिडेट एफर्ट कर रहा होता है और कहीं ना कहीं से वो अपना बिल्कुल कर रहा होता है। ठीक है बलोच साहब, बारी साहब ये बताइएगा सर कि ये जो इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई जी, ये जो इतनी बारी साहब आपने रिपोर्ट जारी कर दी, जो उसमें चीजें सामने आई हैं, नो डाउट ये एक बहुत संगीन जो है वो चीजें हैं। बड़ी रिपोर्ट नहीं समझता जी, ये रिपोर्ट नहीं है, ये ठीक है बलोच साहब के खिलाफ एक जहर है जो किसी के पे रोल के ऊपर आकर इन्होंने रियासत को बदनाम करने के लिए। और ठीक है बलोच साहब, बारी साहब ये बताइएगा सर कि ये इतनी बड़ी रिपोर्ट सर आपने जारी कर दी, इसकी तस्दीक जो है या इसके ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं कि भाई ये रिपोर्ट बनी कैसे, सर्वे कैसे हुआ, कहां कहां आपकी टीमें गई, किस बेस पे ये आपने अखज़ किया कि ये खराबियां हुई हैं, क्या आप समझते हैं कि ये तमाम के तमाम शवाहिद आपके मौजूद हैं आपके पास, और ये कैसे बनी, किस बेस पे बनी, क्या शवाहिद थे? देखिए, आप अगर देखें कि हमने और हमारी रिपोर्ट की तस्दीक डॉन अखबार के एडिटोरियल मौजूद है। जब इलेक्शन कमीशन ने हमारी एक रिपोर्ट को चैलेंज किया था और कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन से एक इनोसेंट मिस्टेक हो गई थी, तो उन्होंने अपनी मिस्टेक तो मान ली थी और उसके बाद उन्होंने अपने ही वेबसाइट को टेम्पर किया था, उसको चेंज किया था और डॉन अखबार ने हमारी रिपोर्ट के ऊपर हमें सपोर्ट किया था और जियो फैक्ट चेक ने भी पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जियो फैक्ट ने भी हमें सपोर्ट किया था कि पतन की पोजीशन बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ही वेबसाइट के ऊपर जो गूगल ड्राइव है उसमें उन्होंने अमेंडमेंट की है, मॉडिफाई किया है, जो कि वो नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिबटल निकाला है उसमें उन्होंने माना है कि जो भी फार्म उनको मिले हैं उन्होंने मनोवान बगैर किसी रद्दोबदल के अपनी वेबसाइट पर डाल दिए थे, जो कि इलेक्शन कमीशन बेसिकली कन्फेस कर रहा है कि जो गलत फार्म आए थे वो भी हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिए थे। हमने कोई सर्वे नहीं किया, हमने कोई ओपिनियन पोल नहीं किया। हमारी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद इलेक्शन रिजल्ट्स के जो फार्म है उसकी ऑडिट की फाइंडिंग्स है, वो किसी की ओपिनियन नहीं है। ठीक है बारी साहब, ठीक है बारी साहब। बलोच साहब ये बताइएगा सर कि अब चलें, ये चीजें तो अपनी जगह पे हैं जो सवालात उठ रहे हैं, लेकिन अब जो PTI को इंगेज ना करने का फैसला किया है हुकूमत ने, आप समझते हैं कि आप नहीं समझते कि सियासी इस्तेकाम के लिए एक बार फिर मुज़ाकरात होने चाहिए, उनको इंगेज करना चाहिए? देखिए, मैंने जिस तरह से स्टार्ट में कहा कि एक दफा इन्होंने खुद ढोलकी बजानी शुरू कर दी थी कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए, तो हमने तो फौरन अपने दरवाजे खोले और इनको मुज़ाकरात की टेबल पे बुलाया। लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम किसी 9 मई के वाकयात पर या आपके करप्शन के वाकयात पर आपको NRO नहीं दे सकते और आपके साथ हम मशरूत मुज़ाकरात भी नहीं कर सकते। हाँ, मुज़ाकरात की टेबल पे जरूर बैठे, गुफ्तगू शनीद होगी, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अगर हम कोई रिलीफ दे सके तो आपको जरूर रिलीफ देंगे। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने मशरूत कर दिए, वो कहते थे कि पहले हमारी शराइत को तस्लीम किया जाए तो हम और NRO दिया जाए। दूसरे लफ्जों में तो वो बिल्कुल इमरान खान और उन जो लोग संगीन मुकदमात में मुलव्वस हैं और जिनमें सजाएं भी हो चुकी हैं और कुछ सजाएं होने वाली हैं, उनके ऊपर उनको हम कैसे हुकूमत छोड़ सकती है या NRO दे सकती है? वो जो उन्होंने रियासत के खिलाफ इक़दामात किए और जो हमले किए हैं उनको फरामोश तो नहीं किया जा सकता।
चलें ठीक है, बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया, बारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बारी साहब, बलोच साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो इंतखाबात के हवाले से सवालात हैं वो तो अपनी जगह मौजूद हैं। पतन ये क्लेम कर रहा है कि उनके पास शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया। अब जो ख़ास तौर पर जो PTI कर रही है GDA के साथ मिलकर, जो हिकमत अमली बना रही है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, अब देखना ये होगा कि हुकूमत पीर पगारा साहब को या ओवरऑल GDA को भी इंगेज करती है या नहीं, या फिर किसी भी मरहले पर एक मरतबा फिर हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो पा रहे हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।